नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बड़ी संख्या में उम्मीदवार आपराधिक और वित्तीय रूप से प्रभावशाली हैं। 1303 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के विश्लेषण में पाया गया कि 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक और 27% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 33 पर हत्या और 86 पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं, जबकि 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं, जिनमें 2 पर बलात्कार के आरोप हैं। पार्टीवार आंकड़ों में आरजेडी के 76% और भाजपा के 65% उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सामने आई है। वित्तीय रूप से 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपए है। भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय सबसे अमीर हैं, जिन्होंने 170 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कोई असर नहीं हुआ और चुनावों में धन और बाहुबल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। एडीआर ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव से अयोग्य ठहराने की मांग की है। बिहार चुनाव से पहले सियासत के साथ साथ जमीनी माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। कैमूर, दरभंगा और भभुआ जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। कैमूर के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में रविवार को बीजेपी विधायक संगीता कुमारी के प्रचार के दौरान लोगों ने विकास कहाँ है के नारे लगाए और विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ा। दरभंगा में भी बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को प्रचार के दौरान जनता ने घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाते हुए भगा दिया। भभुआ में बीजेपी प्रत्याशी भरत बिंद से ग्रामीणों ने सवाल किया कि हमारे लिए आपने किया ही क्या है, जिस पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों का आरोप है कि पिछले 5 साल में इलाके में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और रोजगार के मौके भी नहीं बढ़े। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के वीडियो वायरल हैं। जनता अब खुलकर नेताओं से जवाब मांग रही है कि विकास कहाँ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में युवाओं के हित में कुछ नहीं किया गया, बल्कि राज्य के खजाने की लूट हुई। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें याद रखिए। सीएम ने कहा कि 2005 से पहले बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकना पड़ता था और बिहारी कहकर उनको अपमानित किया जाता था। उन्होंने बताया कि उस समय सरकारी नौकरियों की भर्तियां ना के बराबर निकलती थीं और वेतन पेंशन भी समय पर नहीं मिलते थे। नीतीश ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा सुधार थी। अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थान खोले गए हैं, जिससे बिहार के छात्र अब बाहर नहीं जा रहे। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन के हर घर एक सरकारी नौकरी के वादे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि महागठबंधन को बताना चाहिए कि इतनी बड़ी योजना के लिए पैसा कहां से आएगा और इसे लागू कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनको बताना पड़ेगा कि क्या बजट लगेगा और यह योजना कैसे चलेगी। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ घोषणा वाला मैनिफेस्टो है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि 15 साल की अराजकता के लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने पटना में अपना संयुक्त घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में महागठबंधन ने वादा किया है कि 50% आरक्षण सीमा को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा। पंचायती और नगरीय निकायों में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। वक्फ संशोधन विधेयक को रोका जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अलावा बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने जैसे वादे इसमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बना दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की आज हालत सब देख रहे हैं, उनका सिर्फ चेहरा इस्तेमाल हो रहा है जैसे पुतला रखा जाता है। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि अमित शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने तो अपना सीएम चेहरा साफ तौर पर घोषित किया है, जबकि एनडीए अब तक असमंजस में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताज़ा सर्वे में महागठबंधन को एनडीए पर मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। वोट वाइब और एसएएस ग्रुप के सर्वे के अनुसार बिहार में इस बार मुकाबला कांटे का है। सर्वे के मुताबिक 41% लोग महागठबंधन की सरकार बनते देख रहे हैं, जबकि 39% लोग एनडीए को सत्ता में लौटता मानते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं। एसएएस सर्वे के अनुसार 38% लोग तेजस्वी, 20% नीतीश कुमार और 14% प्रशांत किशोर को सीएम बनते देखना चाहते हैं। महिलाओं में भी वोटिंग पैटर्न लगभग बराबर है। 39.5% एनडीए, 39% महागठबंधन और 9% जनसुराज के पक्ष में। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को किंग मेकर बताया जा रहा है, जो 8 से 12% वोट शेयर पा सकती है और एनडीए का वोट काट सकती है। युवा वर्ग 18 से 29 वर्ष के बीच में 49% महागठबंधन के साथ हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी योजना को लगभग 40% लोगों ने सकारात्मक बताया, जबकि बाकी इसे सिर्फ चुनावी वादा मानते हैं। नतीजों से पहले राज्य में माहौल बेहद रोमांचक बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मंगलवार को 57 वर्षीय प्रदीप कर नामक व्यक्ति की आत्महत्या ने सियासत गरमा दी है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की डायरी से पता चला है उसने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपनी मौत का कारण बताया है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी मौत के लिए एनआरसी जिम्मेदार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि एनआरसी पर बीजेपी की भय और विभाजन की राजनीति ने लोगों को आतंकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को डर था कि उसे एनआरसी के तहत विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने जवाब दिया कि देश में अभी एनआरसी लागू ही नहीं है और इस घटना के लिए ममता बनर्जी की भ्रामक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के कार्य क्षेत्र और शर्तों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग का गठन इसी साल जनवरी में मंजूर किया गया था और अब इसकी संरचना और नियम तय कर दिए गए हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी, जबकि इसके अन्य सदस्य IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की शर्तें और कार्यक्षेत्र तय करने से पहले कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की गई थी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया। बिहार के सासाराम जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किशोर का नाम करगहर के भाग संख्या 367 मध्य विद्यालय कोनार उत्तरखंड में क्रमांक 621 पर दर्ज है, जिसकी मतदाता पहचान संख्या 1013123718 है। वहीं पश्चिम बंगाल में उनका नाम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सेंट हेलेन स्कूल मतदान केंद्र में दर्ज है। अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 का हवाला देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता नहीं हो सकता। उल्लंघन पर धारा 31 के तहत 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रशांत किशोर से 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें सरकारी संपत्तियों पर निजी संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से पहले
अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को कई लोगों ने आरएसएस की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश बताया था। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार ने 18 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। याचिकाकर्ता पुनः चैतन्य सेवा संस्था ने इसे अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि यह आदेश किसी संगठन विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते गुरुवार को दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक समिट में आमने सामने होंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। ट्रंप ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि यह बैठक सकारात्मक होगी। बैठक का मुख्य मुद्दा अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर है। हाल ही में दोनों देशों के बीच शुरुआती सहमति बनी है और अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात अब खत्म हो गई है। इसके अलावा फेंटेनिल ड्रग तस्करी, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, टिकटॉक विवाद और चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पर नए नियम भी चर्चा में रहेंगे। ताइवान और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी वार्ता होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक किसी बड़े समझौते की बजाय रिश्तों में संतुलन लाने की दिशा में कदम होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।